हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय भूगोल की क्लास में गंगा नदी तंत्र पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, गंगा नदी तंत्र में सर्वप्रथम गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों कि गंगा नदी का निर्माण किस प्रकार होता है। मेरे साथियों देखिए, गंगा नदी का निर्माण मुख्यतः दो नदियों के मिलने से होता है। मेरे साथियों, पहला कहा जाता है आपका भागीरथी और दूसरी नदी है आपकी अलकनंदा नदी। और जब यह नदियां मेरे साथियों देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो संपूर्ण धारा को या संपूर्ण जल को मेरे साथियों गंगा नदी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मेरे साथियों अलकनंदा में कई सारी नदियां आके मिलती हैं और कई सारे प्रयाग स्थल का निर्माण करते हैं। तो आइए उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, अलकनंदा मेरे प्रिय साथियों आपके सतोपथ हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे भाई? तो सतोपथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। जब अलकनंदा मेरे साथियों आगे बढ़ती हैं, आगे जब धीरे 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 बढ़ती हैं तो इनसे सर्वप्रथम धौली गंगा नदी आके मिलती हैं। और धौली गंगा मेरे साथियों इसका उद्गम, इस नदी का उद्गम नीति दर्रा से होता है। और नीति दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। मेरे साथियों, जब धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है तो उस मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है मेरे साथियों, दोबारा आपकी अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और एक दोबारा नदी आके मिलती हैं जिनका नाम है नंदाकिनी नदी। और मेरे साथियों नंदाकिनी नदी नंदा घूटी क्षेत्र से निकलती हैं और अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलन को मेरे साथियों नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद दोबारा आपकी अलकनंदा चलती हैं, चलते 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 आती हैं तो एक और नदी मिलती है जिनका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार मेरे साथियों, पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पिंडार ग्लेशियर से। और पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का जो मिलन स्थल है उसे हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक और नदी मेरे साथियों आके आगे मिलती हैं थोड़ी दूरी पे और इनका नाम है नदी का मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी मेरे साथियों चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, और मेरे साथियों जब मंदाकिनी नदी और आपका अलकनंदा नदी का मिलन होता है तो उस मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इसके उपरांत आपकी अलकनंदा नदी दोबारा आगे बढ़ती हैं। बढ़ते 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 जब आती हैं तो एक और नदी आके मिलती हैं जिनका नाम है भागीरथी। और जब भागीरथी मेरे साथियों देवप्रयाग में मिलती हैं तो संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। यहाँ से भी भर भर के मेरे साथियों सवाल आपके पेपरों में पूछा गया है। क्या पूछा गया है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले लिखना तो स्टार्ट किया जाए। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा गंगा नदी तंत्र, हेडिंग डाल के लिखिएगा। लिखिएगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, निर्माण करती है। ठीक है, अब आइए जो इधर इतना समझे हैं उनको लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिएगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम लिखिएगा। उद्गम कहाँ से होता है? तो सतोपथ। कहाँ से? सतोपथ ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? सतोपथ
ग्लेशियर से होता है। मेरे साथियों, अलकनंदा के तट पर ही आपका बद्रीनाथ अवस्थित है, तो कई बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा अलकनंदा, अलकनंदा के तट पर, के तट पर, तट पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अवस्थित है, बद्रीनाथ अवस्थित है, यह ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे कौन सी नदी है, तो आपकी है धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा मेरे साथियों, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो लिख लीजिएगा उद्गम नीति दर्रा, नीति दर्रा। और मेरे साथियों, धौली गंगा कहाँ जाके मिलती है अलकनंदा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा धौली गंगा, धौली गंगा, गंगा अलकनंदा से, अलकनंदा से, अलकनंदा से कहाँ जाके मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इतना धौलीगंगा से इंपॉर्टेंट है। आगे जब अलकनंदा बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है, जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। इनका उद्गम स्थल क्या है, नंदाकिनी नदी का, तो इनका उद्गम है स्थल है मेरे साथियों नंदा घूटी, नंदा घूटी। ठीक है, और नंदाकिनी, नंदाकिनी और मेरे साथियों प्लस अलकनंदा से कहाँ जाके मिलती हैं, अलकनंदा कहाँ जाके मिलती हैं, तो मेरे साथियों कहा जाता है आपका नंद प्रयाग में जाके मिलती हैं, नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग में मिलती हैं। आगे जब अलकनंदा बढ़ती हैं तो एक और नदी आके मिलती हैं, जिनका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। पिंडार नदी का उद्गम लिख लीजिएगा, उद्गम कहाँ से होता है, तो पिंडार ग्लेशियर से। कहाँ से होता है, पिंडार ग्लेशियर से होता है, पिंडार ग्लेशियर से होता है मेरे साथियों। और पिंडार नदी, कौन सी नदी, पिंडार, पिंडार नदी प्लस जो अलकनंदा का मिलन स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे याद होगा, ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। इसके बाद मेरे साथियों आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हैं तो एक आपकी और नदी आके मिलती हैं, जिनका नाम क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है ना, कौन सी नदी, मंदाकिनी, सॉरी सही से लिख लीजिएगा, मैं गलत लिख दिया था, मंदाकिनी, मंदाकिनी। मेरे साथियों मंदाकिनी जो नदी है इनका उद्गम स्थल क्या है, आपका इंक कम हो गया है ना, दूसरा मार्कर ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। मंदाकिनी नदी उद्गम स्थल आप लिखते रहिएगा। उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल है मेरे साथियों चौराबाड़ी, चौराबाड़ी। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है मेरे साथियों, एक पॉइंट यहाँ से मंदाकिनी से हम लिखेंगे कि मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ अवस्थित है। ठीक है, किसके तट पर अवस्थित है, मंदाकिनी के तट पर, तो लिखिएगा केदारनाथ, केदारनाथ। मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी नदी के, नदी के तट पर, तट पर अवस्थित है, तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो किसके तट पर अवस्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर क्या अवस्थित है, केदारनाथ अवस्थित है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पे आके मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना, याद कैसे करना भी बता दे रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा का जो मिलन स्थल है वह क्या है,
रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग है। यह खत्म हो गया मंदाकिनी। इसके बाद लिख लीजिएगा भागीरथी। भागीरथी मेरे साथियों गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती हैं, तो लिख लीजिएगा उद्गम, लिख लीजिएगा उदगम, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और माना जाता है कि यही आपकी भागीरथी गंगा नदी है। और जब भी आपके पेपर में और जब भी आता है तो देखते होंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ही को ही माना जाता है, ठीक है ना। यह आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। लेकिन गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, तो दो धाराओं से होता है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा के। जब दोनों धारा आके मिलते हैं तो संयुक्त धारा को मेरे साथियों गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा आपकी भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। पॉइंट एक और लिखिएगा इनमें, इनकी एक सहायक है, शायद आपको दर्शाया नहीं हूँ, एक सहायक है जिनका नाम है विलांगना। क्या नाम है, वी लपराक मतलब ला आधा ग ना, विलांगना। विलांगना नदी पे मेरे साथियों विलांगना, और यहाँ पे आप दर्शा लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा विलांगना। मेरे साथियों विलांगना और भागीरथी नदी के तट पर, विलांगना और भागीरथी नदी के जहाँ पे मुहाना बनाती हैं दोनों लोग आके मिलती हैं संगम पर, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध अवस्थित है और इसकी लंबाई 260.5 मीटर है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा भागीरथी, भागीरथी और विलांगना, विलांगना के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। कौन सी है, टिहरी है, टिहरी है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो लिख लीजिएगा 260.5 मीटर। और यह मेरे साथियों विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है, यह भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा यह विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब यह लिख लीजिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है तो क्या होता है, तो लिखिएगा भागीरथी प्लस अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है। तब संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। तब संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है मेरे साथियों। तो गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या कौन कौन सी नदियाँ पानी आके मिलती हैं, कौन कौन सी स्थान है, सब कुछ पढ़ लिए। और अब आइए हम यह जान लेते हैं कि हमारे पेपर में कहाँ से प्रश्न बनेगा। मेरे साथियों जो आपका यह उद्गम स्थल है यह आपको याद नहीं करने का है, आपके पेपर के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, याद क्या करना है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो अलकनंदा, ठीक है। और आगे धौली जो गंगा है मेरे साथियों, धौली गंगा और अलकनंदा का जो मिलन स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो विष्णुप्रयाग कहते हैं। जो आपकी नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का जो मिलन स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो नंदप्रयाग कहते हैं, ठीक है। और पिंडार है, तो पिंडार नदी कहाँ से निकलती है यह याद रखिएगा। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि पिंडार नदी और अलकनंदा का जब मिलन स्थल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो कर्णप्रयाग। याद कैसे करना है वह ध्यान रखिए। इसको तो आप यह याद रखिए कि धौली गंगा और आपका अलकनंदा जब मिलती हैं तो विष्णु जी बनते हैं, ठीक
ठीक है ना, विष्णु जी बनते हैं। अब देखिए ये तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपका नंदाकिनी में नंद लगा है, और यहाँ पे देखिए इस प्रयाग में भी क्या है, नंद लगा है। तो जहाँ पे नंद आएगा समझिएगा, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, आपका नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार भी आसानी से याद हो जाएगा मेरे साथियों। यह क्या है, पिंड है, पिंडार है। और मान लीजिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं पिंड, और पिंड का मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। अब देखिए मिलन स्थल क्या है, कर्ण। यदि मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं और आपके पत्थर आ गया किस में, मुंह में, तो कैसे करेगा, कट देने करेगा कि नहीं, कड़ देने करेगा। तो मम्मी से कहेंगे नहीं कि यह मम्मी पता नहीं क्या आप मुंह में कड़ देने कर दिया है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। तो पिंड है जो मेरे साथियों, पिंडार नदी और अलकनंदा जब नदी मिलती है तो क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी याद हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही मेरे साथियों क्या है, आपका केदारनाथ। और केदारनाथ में कौन है, शिव जी हैं। कौन है, शिव जी हैं। अब बताइए यहाँ पे शिव को हम क्या बोलते हैं, रुद्र अवतार धारण करते हैं ना, देखते हैं ना कभी कभी एकदम पगला जाते हैं, तीन आँख खोल देते हैं, तीसरी आँख खोल देते हैं तो उनकी अवतार क्या हो जाता है, रुद्र हो जाता है। वैसे भी हम क्या कहते हैं, शिव जी को रुद्र कहते हैं ना। तो केदारनाथ में कौन है, केदारनाथ में शिव जी हैं। केदारनाथ किसके नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी पे। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। भागीरथी और आपका भागीरथी और जब अलकनंदा का मिलन होता है मेरे साथियों तो क्या होता है, देवप्रयाग बनता है। तो देव तो जानते हैं जहाँ पे गंगा आपका जन्म लेंगी, जहाँ पे गंगा आपकी जन्म लेंगी, क्या वहीं पे तो देव निवास करेंगे। जहाँ पे गंगा मैया रहेंगी वहीं पे देव रहेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो याद कैसे कैसे करना है, आइए एक बार और लिख देते रहें। लिखिएगा, लिख लीजिएगा एक बार दोबारा, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। देखिएगा नहीं, बस आप लिखते रहिएगा। आप भी, मैं जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे आप भी लिखिएगा। धौली गंगा, ऊपर नहीं देखने का है, धौली गंगा। मिलन स्थल क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग। क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग कहलाता है, यह ध्यान रखिएगा। फिर अलकनंदा तो सब में सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी। और इसके मिलन स्थल को क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी सब में सेम, यहाँ पे कौन आके मिलेगी, पिंडार नदी। और जहाँ पे पिंडार मिलेगी क्या होगा, कड़ देने करेगा कि नहीं करेगा, तो लिख लेना कर्ण प्रयाग मेरे भाई। क्या लिखना है आपको, कर्ण प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा नदी और कौन सी, मंदाकिनी। कौन सी नदी, मंदाकिनी। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो रुद्र। क्यों क्यों होगा, क्योंकि मंदाकिनी नदी के तट पर क्या अवस्थित है, केदारनाथ। यहाँ पे दोबारा अलकनंदा प्लस क्या हो जाएगा, भागीरथी, भागीरथी। और दोनों का मिलन स्थल क्या कहलाता है, देवप्रयाग। तो अब तो याद हो गया होगा आपको प्रयाग कि कौन कौन से प्रयाग हैं, 5, कौन कौन से 5 प्रयाग हैं आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं मेरे साथियों गंगा नदी को पढ़ने, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। वैसी नदियाँ जो पर्वतों को काटकर आगे बढ़ती हैं या प्रवाहित होती हैं उन सभी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी मेरे साथियों पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिखते हैं। तो मेरे साथियों एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, गंगा नदी। अब गंगा नदी पे चर्चा करेंगे और जो भी गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर सामने आएगा उसे लिखेंगे भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा गंगा नदी में, गंगा नदी, गंगा नदी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी का, नदी का उदाहरण है, उदाहरण है। मेरे साथियों यह तो पहला पॉइंट हुआ। यदि कोई आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे, 2525 किलोमीटर। और कोई यह पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक है और कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं और किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है, किस राज्य में सबसे कम लंबाई है, तब क्या बताएंगे, तब तो हो जाएंगे टाएं टाएं फिस, होंगे नहीं, आप पूरा बताएंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है ना। तो आइए
कितनी लंबाई है, तो आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखिएगा गंगा नदी की लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर। मेरे साथियों ये जो 25 किलोमीटर इनकी लंबाई है, यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो आगे लिख लीजिएगा 25 किलोमीटर है जो भारत की, या ऐसे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब यह जान लेते हैं कि गंगा नदी का विस्तार कितने राज्यों में है। तो लिखिए गंगा नदी का विस्तार, गंगा नदी का विस्तार, गंगा नदी का विस्तार। ठीक है, तो मेरे साथियों सर्वप्रथम कहाँ से निकलती हैं, तो आपका उत्तराखंड में। तो सर्वप्रथम कहाँ आएंगे, उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे साथियों यह बहती है 110 किलोमीटर। कितना बहती हैं, 110 किलोमीटर बहती हैं। इसके बाद उत्तराखंड से कहाँ आती हैं, यूपी में कितना यह प्रवाहित होती है, कितना किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। इसके बाद कहाँ जाती हैं, तो मेरे साथियों जाती हैं आपकी बिहार। कहाँ जाती हैं, बिहार जाती हैं। वहाँ पे कितना प्रवाहित होती हैं बिहार में, तो मेरे साथियों बिहार में आपके 405 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद कहाँ जाती हैं आपकी गंगा नदी, तो झारखंड में कुल कितना किलोमीटर प्रवाहित होती हैं, तो आपकी 40 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। इसके बाद मेरे साथियों जाती हैं पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कितना प्रवाहित होती हैं, तो 520 किलोमीटर। और टोटल जब ऐड करेंगे मेरे साथियों तो कितना हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवाहित हो रही है, आपके यूपी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम तो आपके झारखंड कम। और ज़्यादा में यूपी में मेरे साथियों 28 जिला में प्रवाहित होती हैं। कितना जिला में, 28 जिला में यूपी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, यह तो हुआ लंबाई से संबंधित विस्तार कितने राज्यों में, उस पर डिस्कस कर लिए। मेरे साथियों गंगा जो नदी है यह देवप्रयाग में जब बनती है तो आगे चलती है, आगे जब चलती हैं तो हरिद्वार आता है। ठीक है ना, क्या आता है, हरिद्वार। ठीक है, उससे पहले आपका ऋषिकेश आ चुका होता है, लेकिन ऋषिकेश हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बोला हूँ। हरिद्वार में मेरे साथियों जब आती हैं तो यह पहली बार मैदान पर, जमीन पर उतरती हैं। कौन, गंगा नदी, यानी मिट्टी पर पहली बार कहाँ उतरती हैं, तो हरिद्वार में उतरती हैं। कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी भाग में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती हैं, तो क्या बताएंगे, हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। इसके बाद मेरे साथियों आगे बढ़ती हैं यूपी में जब आती हैं तो बिजनौर, कहाँ पे, बिजनौर जिला में यह प्रवेश करती हैं। और बलिया के बाद यह बिहार में चली जाती हैं। और जब आके पश्चिम बंगाल में आती हैं तो यह दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक जो धारा है यानी वितरका कह सकते हैं, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा आपका चला जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मेरे साथियों गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आइए लिख लेते हैं ये भी पॉइंट, लिखिएगा गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में, कहाँ पे, हरिद्वार में मैदानी भाग या जमीन पर मैदानी भाग में या जमीन पर प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, गंगा को बांग्लादेश
में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश में आपको गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को मेरे साथियों पद्मा कहा जाता है। जबकि पहली बार यह मैदानी भाग या ज़मीन पर कहाँ उतरती हैं? तो क्या बताएंगे? हरिद्वार में उतरती हैं। ठीक है मेरे साथियों, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर। और कहाँ बिहार के बाद, मतलब किस जिला के बाद बिहार में प्रवेश करती है? तो बलिया। ठीक है, यह भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा। गंगा नदी यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं तथा बलिया इसी को बागी बलिया भी कहते हैं। ठीक है ना। मंगल पांडे कहाँ के थे? जीतू पांडे, मंगल पांडे सब बलिया के लोग थे। ठीक है ना। और गाजीपुर से सटा हुआ है और आपके बिहार से भी सटा हुआ है, लिखिएगा। तथा बलिया के बाद बिहार में, कहाँ पे? बिहार में गंगा नदी चली जाती हैं। गंगा नदी चली जाती हैं। ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी के 28 जिला, कितना जिला? 28 जिला गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर है, जिसमें से इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कानपुर, प्रयागराज सब किस नदी पे हैं? सब आपके गंगा नदी पे हैं। और मेरे साथियों, यदि यह पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का कौन शहर गंगा नदी का, या ऐसे भी पूछ दे उत्तर प्रदेश का छोड़िए, गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर पूछ दे, तो क्या बताएंगे? कानपुर। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। कौन है? कानपुर है। तो मेरे साथियों, अभी तक जो भी पॉइंट लिखे हैं याद क्या करना है आपको? यह याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में गंगा नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कहाँ पे? बिजनौर में। इसके बाद यह कहाँ पे? बलिया के बाद यह कहाँ प्रवेश कर देती हैं? बिहार में चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आपके गंगा नदी के तट पर हैं? तो क्या बताएंगे? 28। ठीक है। और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कानपुर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, गंगा नदी को राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? यह भी कई बार पूछा गया है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीयता मेरे साथियों 4 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीयता 4 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। यह ध्यान में आप रखिएगा। इसमें से क्या याद आपको रखना है कि गंगा जो नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? 4 नवंबर 2008। मेरे साथियों, गंगा नदी को उत्तर भारत का वरदान भी कहते हैं। कई बार यह भी पूछा गया है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा। उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? उत्तर भारत का वरदान तो गंगा नदी को माना जाता है। यह ध्यान में रखना है। मेरे साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या है? गंगा डॉल्फिन। तो कहाँ पाई जाएगी? गंगा डॉल्फिन आपकी गंगा नदी में ही पाई जाएगी। आप लिख लीजिएगा। और गंगा डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए मेरे साथियों विक्रमशिला आपका
अभ्यारण्य की स्थापना किया गया है, यह भागलपुर में है। मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों जब देखेंगे तो यहाँ से प्रयागराज से, कहाँ से, प्रयागराज से, और आप यहाँ तक देखते हैं तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो मेरे साथियों 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीयता मेरे साथियों इसको प्रदान किया गया था 1986 में। कब, 1986 में, लिख लीजिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लिखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज से, कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य अवस्थित है, के मध्य अवस्थित है। लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था, 1986 में। यह याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। और मेरे साथियों लंबाई कितना है आपका, तो 1620। और कहाँ, और यह इसे राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था, तो 1986 में। मेरे साथियों यह भी कभी कहीं पूछा गया है कि गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से हो जाती हैं, तो आपकी लिख लीजिएगा, सर्वाधिक गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती हैं, तो लिख लीजिएगा, कानपुर से प्रयागराज के मध्य, प्रयागराज के मध्य। यह भी प्रश्न बना है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त एक होमवर्क है आप लोग के लिए, आप ढूंढ के लिए आएंगे और कमेंट करेंगे, राष्ट्रीय नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब किया गया, यह भी प्रश्न बना हुआ है, कब किया गया। यह आपका होमवर्क है और इसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं पे क्लास समापन होता है। आगे वाली वीडियो में मेरे साथियों हम लोग जो गंगा नदी की बाईं और दाईं सहायिका है उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा मेरे साथियों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और सारे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।